नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फ्लेमिंगो के चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों हम देखते रहे इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही कमाल के क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो इस लेक्चर के अंदर हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं और यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट समरी तो मैं आपको दूंगा ही सही, साथ ही बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, स्टैंड अलोन एमसीक्यूज, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही यार इस लेक्चर को बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करने के लिए आप एनसीईआरटी को जरूर से एक रीडिंग मार लीजिएगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और कंप्लीट जो नोट्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आइए अब हम आगे बढ़ाते हैं अपने मिशन 100 को और बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार हम यहाँ पर चल रहे हैं। चैप्टर 2 ऑफ द फ्लेमिंगो लॉस्ट स्प्रिंग को हमें यहाँ पर पढ़ना है। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम राइटर के बारे में देख लेते हैं, जिनका नाम है अनीस जंग। और भाई साहब ये इतनी बेकार कहानियाँ लिखती हैं कि इनकी बहुत सारे लोगों के साथ जंग हो जाती है ना। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो अनीस जंग इन्होंने लॉस्ट स्प्रिंग नामक चैप्टर को लिखा है, जिसके अंदर दयनीय कंडीशन दर्शाई जाती है पुअर चिल्ड्रन की, है ना। पिटेबल मतलब होता है दयनीय कंडीशन के बारे में बताया जाता है, जिनको यार फोर्स किया जाता है टू लिव इन द स्लम्स एंड बहुत ज़्यादा यार इनको हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डर्टी कंडीशंस में इनको अपनी लाइफ को व्यतीत करना होता है। पहले पार्ट में हम इस स्टोरी के रैग पिकर्स के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने बांग्लादेश से माइग्रेशन किया दिल्ली के सीमापुरी इलाके में। और दूसरे पार्ट के अंदर हम बेंगल मेकर्स के स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि टाउन ऑफ फिरोज़ाबाद में रहते हैं। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट शब्दों को देख लेते हैं, जिनको आप अपनी परीक्षा में यूज़ कर सकते हो एज ए कीवर्ड। तो सबसे पहला शब्द है मटर। मटर मतलब होता है लो वॉइस में स्पीक करना, है ना। जैसे आपने देखा हो जब क्लास चलती रहती है तो दो दोस्त अगर बात करना चाहेंगे तो उनको मरमर करना पड़ेगा या मटर करना पड़ेगा, है ना। तो बिल्कुल लो वॉइस में स्पीक करना। ग्लिबली का मतलब होता है कि स्पीक और स्पोकन इन अ कॉन्फिडेंट वे बट विदाउट केयरफुल थॉट और ऑनेस्टी, है ना। तो इसका मतलब होता है कि बोल तो आपने दिया किसी चीज़ को एकदम कॉन्फिडेंटली, लेकिन उसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है, कोई सत्य नहीं है। हॉलो मतलब होता है मीनिंगलेस। एम्ब्रेसमेंट मतलब होता है फीलिंग अशेम्ड, है ना, शर्मिंदा होना। अबाउंड मतलब होता है एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर, बहुत मात्रा में, बड़ी मात्रा में एग्जिस्ट करना। ब्लीक मतलब होता है एम्प्टी। देन बेयर फुट मतलब होता है जो चप्पल ना पहने। शफल मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना, जैसे ताश के पत्तों को शफल किया जाता है। एक्सक्यूज़ करना मतलब टू अ रीज़न टू जस्टिफाई अ फॉल्ट, है ना। जनरली बोलते हैं ना प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कर दो। देन परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल मतलब नेवर एंडिंग, तो एक नेवर एंडिंग स्टेट ऑफ गरीबी। देन डिसोलेशन, इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्टी। पेंटिंग मतलब होता है हाफना। जब हम दौड़ते हैं, दौड़ के कहीं से आते हैं तो हम हाफ जाते हैं ना, हाफते हैं, तो उसको बोलते हैं हम पेंटिंग। एक्विंटेंस मतलब होता है क्लोज कॉन्टैक्ट, है ना, जैसे आपके मोहल्ले के लोग। पेरिफेरी मतलब होता है आउटर एरिया, ठीक है। जैसे ये माइक है तो ये माइक का अगर आउटर एरिया होगा तो उसको मैं पेरिफेरी बोलूँगा। मेटामॉर्फिकली मतलब सिम्बॉलिकली, सांकेतिक तौर पर। स्क्वेटर मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी, जैसे आपको यहाँ पर दिख रही है इमेज में। वाइल्डरनेस मतलब होता है वेस्टलैंड, है ना, एक ऐसी भूमि, एक ऐसी ज़मीन जो कि कुछ काम की नहीं है। टारपोलिन मतलब हैवी ड्यूटी वाटर प्रूफ क्लॉथ, है ना। तो वाटर प्रूफ जेठालाल बोलता है ना, तो यहाँ पर वाटर प्रूफ क्लॉथ, तो उसको बोलते हैं टारपोलिन। जनरली जो स्लम एरिया रहता है उसमें छत जो रहती है वो टारपोलिन की बनाई जाती है। तो सबसे पहला वाला जो पार्ट है उसको हम देखते हैं। समटाइम्स आई फाइंड द रूपी इन द गार्बेज। तो साहिब जो कि एक रैक पिकर है और हर मॉर्निंग वो क्या करता है, मोहल्ले में निकल जाता है और रैक पिकिंग करता है अपने फ्रेंड्स के साथ। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, है ना। स्क्राउंजिंग मतलब खुरेदना, है ना, या सर्च करना, किस चीज़ की तलाश में है वो, सोने की तलाश में। और यहाँ पर सोना क्या है, सोना मतलब होता है गार्बेज, ठीक है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो ये गार्बेज ही सोना है। ये जो गार्बेज है इसकी मदद से ही तो ये फिर पैसे कमा पाएंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर इसको गोल्ड बोल दिया गया है। तो यहाँ पर एक अलंकार भी यूज़ हो रहा है, एक पोइटिक डिवाइस यूज़ हो रहा है जिसको हम बोलते हैं हाइपरबोले।
है ना। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, हाइपर बोले, बढ़ चढ़कर बोले, बम बम बोले, है ना। तो मैंने तो ऐसे याद रख रखा है कि जब हम कुछ बहुत बढ़ चढ़कर बोल देते हैं ना, जैसे गार्बेज को सोने से कंपेयर करना, तो ये तो बहुत बढ़ चढ़कर आप बोल रहे हो, तो ये हो जाता है हाइपर बोले। देन उसके बाद गार्बेज डंप्स की ये तलाश में रहते हैं, है ना। देन साहेब और उसकी फैमिली बांग्लादेश से माइग्रेट करके आई है। तो वो जो भी लोग माइग्रेट करके आते हैं उनको हम रेफ्यूजी बोलते हैं ना, शरणार्थी। तो बांग्लादेश से ये लोग भाग के आए हैं, और वहाँ से ये लोग इसलिए भाग के आए क्योंकि एक टाइम पे, है ना, स्ट्रॉम वहाँ पे आ गया था। तो स्ट्रॉम मतलब क्या होता है, तूफान आ गया था जिसने इनके फील्ड, होम और सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और बिल्कुल गरीबी की अवस्था में आ गए थे। तो फिर काम के तलाश में दिल्ली आते हैं, और दिल्ली के पेरिफ्री में, है ना, पेरिफ्री मतलब आउटर एरिया, सीमापुरी, वहाँ पर ये लोग रहते हैं फॉर अ बेटर लाइफ। नाउ ऑथर साहिब से पूछती है ना, ऑथर मतलब अपनी अनीस जंग मैडम, तो वो साहिब से पूछती है कि तुम यार रैक पिकिंग क्यों करते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो साहिब बोलता है कि मैडम हमारे पास में कोई स्कूल ही नहीं है, होता तो चला जाता। तो ऑथोरिटी विल वन ही को, है ना, वो बोलता है कि अगर अधिकारियों ने बना दिया स्कूल तो चले जाएंगे मैडम। तो ऑथर जोकिंगली बोल देती है मज़े मज़े में, है ना, कि अगर मैं ओपन कर दूंगी तो आ जाओगे स्कूल में। तो साहिब बोलता है जी ज़रूर मैडम आएंगे। फिर कुछ दिन बाद जब साहिब मैडम से मिलता है, ऑथर से मिलता है, उससे पूछता है मैडम खुल गया आपका स्कूल। तो फिर जो हमारी ऑथर है, तब तो मज़े मज़े में बोल दिया था उनने ना, ग्लिबली अपनों ने पढ़ा था कि बोल तो देना कॉन्फिडेंटली, लेकिन उसके पीछे कोई ऑनेस्टी ना होना। तो बोल तो दिया मज़े मज़े में, लेकिन अब उसको शर्मिंदा होना पड़ रहा था एज, है ना। और वो बोलती है फिर कि यार इस तरह के प्रोमिसेस तो इन गरीब लोगों के साथ कई किए जाते हैं, और हर कॉर्नर में इस तरह के प्रोमिसेस होते हैं, है ना, जिनको कोई फुलफ़िल नहीं करता। अब साहिब आलम, है ना, इसका पूरा नाम साहिब आलम था, और इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो आफ्टर सम मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, है ना, तो राइटर अब सिंस रोज ही वो कॉलोनी में आता था, तो राइटर की पहचान हो जाती है। वो उससे पूछती है बेटा पूरा नाम क्या है, वो बोलता है मैडम साहिब आलम है। तो इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, है ना। ये भी यहाँ पर एक आयरॉनी बताई गई है कि कैसे नाम अलग और काम अलग। नाउ शी फील्स दैट साहिब वुड नॉट बिलीव इट एज ही कॉन्ट्रारी टू वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट, है ना, कि अगर इसको पता लग जाएगा कि इसके नाम का मतलब है पूरे विश्व का, पूरे यूनिवर्स का लॉर्ड, है ना, शहंशाह, तो भाई साहब ये तो मतलब है ना, चेक करना आ जाए इसको। तो बिल्कुल इसको बिलीव ही नहीं होगा कि नाम ऐसा और काम क्या होता है कि टू रोम अराउंड इन द स्ट्रीट अलॉन्ग विद अ बंच ऑफ बेयर फुट बॉयज़, है ना, ये उसका काम है ना। वन डे द ऑथर क्यूरियसली आस्क वन ऑफ द बॉय अबाउट वाई ही डज नॉट वेयर चप्पल, है ना। तो उससे पूछ लेती है मैडम कि यार आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, ये तो पहन सकते हो। तो बॉय आंसर करता है कि यार मेरी मम्मी ने मुझे चप्पल उतार के नहीं दी, चप्पल है मेरे पास, लेकिन मम्मी ने उसको शेल्फ़ के ऊपर रख रखी है, अलमीरा के ऊपर रख रखी है ना। तो हम यहाँ पर से सोच सकते हैं कि चप्पल पहनना भी इन लोगों के लिए लग्जरी है, मतलब अगर कहीं शादी ब्याह में जाएंगे तब चप्पल पहनना, वरना चप्पल मत पहनना। नो ऑथर हैड सीन मैनी चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट, बहुत से लोगों को ऑथर ने देखा इस प्रकार से बेयर फुट चलते हुए, एंड फाउंड दैट दे एक्सप्लेन इट एज अ ट्रेडिशन, है ना। तो बहुत से बच्चे तो इसको एज अ ट्रेडिशन, एज अ, है ना, कि ये तो हमारा कल्चर ही ऐसा है, एंड नॉट लैक ऑफ मनी। तो कभी कभार जो पोएट है उसको आश्चर्य भी होता है कि क्या कहीं ये एक एक्सक्यूज़ तो नहीं है अपनी पॉवर्टी को हाइड करने का, है ना, कि बच्चे बोल रहे हैं कि मैडम ये तो हमारा ट्रेडिशन है ना। तो हो सकता है कि यार बीइंग मॉडेस्ट वो बच्चे अपनी गरीबी को वहाँ पर छुपा रहे हों। नाउ तभी एक स्टोरी ऑफ प्रीस्ट बॉय भी सुनाई जाती है ना। तो ये जो कंडीशन है साहिब की और उसके फ्रेंड की, ऑथर को एक स्टोरी की याद दिला देती है, जहाँ पर एक पंडित जी रहते हैं। उन पंडित जी का बेटा रोज़ भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे प्लीज़ आप शूज़ दिला देना। तो मैनी ईयर्स लेटर द बॉय ऑफ द प्रीस्ट रिसाइडिंग इन द टेम्पल, उसके पास एक शूज़ हमें देखने को मिलते हैं। तो नाउ मैनी यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट वोर शूज़ बट रैक पिकर्स बॉयज़ स्टिल रिमेन शूजलेस। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जाता है कि उस टाइम के बाद बहुत सारे पंडितों के बच्चों ने यहाँ पर शूज़ पहनना स्टार्ट कर दिए, सब हो गया, है ना, मतलब लेकिन अभी तक ये जो साहिब जैसे बच्चे हैं इनकी भगवान ने जो डिमांड है वो पूरी नहीं करी है, इनको अभी तक शूज़ नहीं मिले हैं। फिर ऑथर सीमापुरी इलाके में विज़िट करती है, और वहाँ पर बहुत सारे रैक पिकर्स रहते थे। सीमापुरी एक इलाका है ना जो कि पेरिफेरी ऑफ दिल्ली पे है, आउटसाइड ऑफ द दिल्ली है।
और यहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा शूलेस रैक पिकर्स रहा करते थे, साहिब के जैसे, है ना। और जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था 1971, जब बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था, तो उस टाइम पे ये लोग वहाँ से भाग के दिल्ली में आ गए थे एक बेटर फ्यूचर की तलाश में। नाउ हाउएवर वो यहाँ पर भी बहुत ही गरीब कंडीशन में रहते हैं। उनके जो झोपड़ियाँ हैं, है ना, वो भी यहाँ पर टिन और टारपोलिन की बनी हुई है, और यहाँ पर कोई भी पानी की ड्रेनेज की, है ना, ड्रेनेज मतलब नालों की फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पर ये पिछले 30 सालों से रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के, है ना। लेकिन इनको राशन कार्ड दे रखा है और इनके पास इलेक्शन आईडी भी है ताकि ये वोट दे सकें। अब जो चिल्ड्रन हैं दे आर बॉट अप एज द पार्टनर इन सर्वाइवल, है ना। तो बच्चों को भी यार अब इसीलिए ये गरीबी के कारण ये स्कूल में और कहीं नहीं भेज पाते, और ये जो बच्चे हैं ये भी पार्टनर कर लेते अपने माता पिता को सर्वाइवल में। और सीमापुरी वेयर सर्वाइवल मीन्स रैक पिकिंग। तो सीमापुरी वो इलाका है जहाँ पर जीवन जीना इसका मतलब है कि आपको रैक पिकिंग करनी पड़ेगी, आपको सड़कों से कचरा उठाना पड़ेगा, कचरा बीनना पड़ेगा। अब गार्बेज का डिफरेंट मीनिंग है डिफरेंट लोगों के लिए। जैसे रैक पिकर्स ने पहली बात तो जो रैक पिकिंग है इसको एक आर्ट बना लिया था, एंड क्योंकि अब यही एकमात्र ज़रिया था इनकी इनकम का। चिल्ड्रन के लिए एक सोर्स ऑफ वंडर था, है ना, क्योंकि कई बार साहिब भी बताता है अनीस जंग को कि कभी हमें 10 रुपये का नोट मिल जाता है, कभी चांदी का सिक्का मिल जाता है। तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा एक्साइट करती है कि यार चलो आज रैक पिकिंग करते हैं ना, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए। तो ये है, लेकिन जो एवरी चिल्ड्रन इन फिरोज़ाबाद एम्प्लॉयड इन दिस इंडस्ट्री, ठीक है, तो ये तो नेक्स्ट वाले का आ गया। तो यहाँ पर यही है कि जो साहिब है या जो बच्चे हैं उनके लिए तो जो गार्बेज है वो सोर्स ऑफ वंडर है, लेकिन उनके माता पिता के लिए ये एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, ठीक है। तो माता पिता के लिए तो बिल्कुल जीवन जीने का एक ज़रिया है। नाउ साहिब नो लॉन्गर इज ओन मास्टर। तो एक मॉर्निंग की बात है जब साहिब के हाथ में एक मिल्क का कैनिस्टर था ना, स्टील कैनिस्टर था, और वो मिल्क बूथ से जा रहा था। मिल्क बूथ मतलब वही चाय की थड़ी, और उसके पास इस तरह की चाय की केटली थी। तो ऑथर को चुल मचती कि क्या हुआ भाई साहब, है ना। उसके पास जाती है और उसके पास जाके पूछती है बेटा क्या है। तो बोलता है कि मैडम मेरी जॉब लग गई है और 800 रुपये महीना मुझे मिलता है, एंड दोनों टाइम का खाना भी मुझे मिल जाता है। लेकिन अब ऑथर देख पा रही थी साहिब को कि वो ये सारी बातें बता रहा था एकदम दुखी होके, इतना खुश नहीं था। तो उसका जो केयर फ्री लुक था वो अब गुम चुका था, है ना। और ऐसा इसलिए था क्योंकि यार स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर टू देन द प्लास्टिक बैग। ये ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि अब यहाँ पर तो क्या है, किसी का गुलाम हो गया है ना। छोटू चाय लाना, तो छोटू वो गुलाम हो चुका है, लेकिन पहले भाई खुद की मर्ज़ी का मालिक था, जब जाए जब मर्जी बैग ताना और अपनी रैक पिकिंग पर निकल गए। यहाँ पर एक और किस्सा है, इसी के पहले होता है जब साहिब एक सुबह एक टेनिस कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ रहता है ना। 2 रईस बच्चे टेनिस खेल रहे होते हैं और साहिब ने एक फटे जूते पहन रखे होते हैं। तो अनीस जंग तभी वहाँ से पास करती है, तो वो उसको देखती है कि अच्छा बेटा ये फटे जूते। तो बोलता है कि मैडम इन दोनों में से किसी एक साहब ने मुझे दिए हैं और ये तो मेरा सपना था। तो यहाँ पर से ये भी बताया जाता है कि कैसे किसी की उतरन, है ना, किसी की मतलब डिस्कार्डेड चीज़ इनका सपना है। तो यहाँ से भी इनकी गरीबी का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। देन सेकंड यहाँ पर अपना पार्ट है इसका आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, जिसमें हम स्टोरी पढ़ेंगे मुकेश की, जो कि एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वो सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद में रहता है ना। और ये सिटी फेमस है बेंगल्स के लिए, चूड़ियाँ बनाने के लिए। और फिरोज़ाबाद में ऑलमोस्ट हर एक घर में, है ना, आपको बेंगल मेकिंग फैमिली मिल जाएगी जो कि बेंगल मेकिंग करती हो। और पिछली जनरेशन से ये काम चला आ रहा है ना, दादा परदादा सब लोग इसी काम में लगे हुए थे। हर चिल्ड्रन जो भी फिरोज़ाबाद में वो भाई सब इसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है। एंड बच्चों को तो पता भी नहीं है कि यहाँ पर काम करना इलीगल है, लेकिन फिर भी भाई साहब काम चले जा रहा है। एकदम बहुत ही गर्म फर्नेसेस के अंदर ये लोग, है ना, भट्टियों में ये लोग काम करते हैं। और बहुत ही छोटे छोटे कमरे रहते हैं जिनको डिंजी सेल्स यहाँ पर बोला गया है, जिसमें कोई हवा का काम नहीं है, लाइट का काम नहीं है। दिन रात ये बच्चे बस इसी फैक्ट्रीज़ में काम करते रहते हैं, और कई बार तो इनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है। मुकेश ऑथर को अपने घर पर ले जाता है ना। तो बिल्कुल पतली पतली गलियों से यहाँ पर उनके घर का रास्ता था, है ना, मुकेश के घर का। और आसपास बिल्कुल गार्बेज ही गार्बेज पड़ा हुआ था। जब मुकेश का घर वहाँ पर देखते हैं तो मुकेश के घर में अंदर ही गाय भैंस भी बंधी हुई थी, है ना, और ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों साथ साथ को एग्जिस्ट कर रहे थे एक ही जगह पर।
तो मुकेश का जो घर था वो आधी बनी हुई टपरी थी, है ना, एंड जिसमें एक पार्ट था पूरा ग्रास से बना हुआ, डेड ग्रास से, एंड उसके अंदर एक फ्रेल वुमेन, है ना, बहुत ही पतली सी नाजुक सी लड़की वहाँ पर कुकिंग कर रही थी, एंड वो इवनिंग का खाना बना रही थी अपनी फैमिली का। तो पूछती है मैडम अनीश जंग कि ये कौन है, तो मुकेश बोलता है ये मेरे बड़े भैया की वाइफ है, मतलब मेरी भाभी हैं। नाउ मुकेश के फादर हैज़ टॉइल्ड हार्ड हिज लाइफ, है ना, पूरे जीवन भर उन्होंने मेहनत की है, कठिन परिश्रम किया है, पहले एज ए टेलर देन एज ए बैंगल मेकर। स्टिल वो अपने घर को अभी तक रेनोवेट नहीं करवा पाए हैं, एंड है ना, हाउस एंड सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और नहीं अपने बच्चों को प्रॉपर शिक्षा दिलवा पाए हैं। ऑल ही कुड मैनेज वॉज टू टीच देम द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, है ना, क्या बस वो कर पाए हैं, उन बच्चों को उन्होंने कैसे चूड़ियाँ बनाई जाती है बस वो सिखा दिया था। मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो फिर उनसे बात होती है जब अनीश जंग मैडम की, तो बोलती है कि मैडम ये तो कर्मा है हमारा, यही हमारी किस्मत है, यही हमारी डेस्टिनी है। ये तो एक गॉड गिनेश लाइनेज है ना, मतलब भगवान का दिया हुआ ये लाइन है, एंड इससे हम नहीं भाग सकते। वो इन्फॉर्म करती है दैट द इंडस्ट्री डज नॉट पे देम वेल इवन टू ईट, है ना, कि यार ये चूड़ियों के काम में वैसे कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं, इतना भी फ़ायदा नहीं होता कि हम दोनों टाइम का प्रॉपरली खाना खा पाएँ। Now seeing and hearing the laments, the author wonders if the Mukesh father has achieved what many have failed to achieve in their lifetime, कि उनके एटलीस्ट सर पे छत तो है ना। तो ये सारी व्यथाएं सुनने के बाद ऑथर को ऐसा लगता है कि यार मुकेश के पापा ने तो बहुत तरक्की कर ली है, इन द सेंस कि उनके पास एटलीस्ट छत है ना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ फैमिलीज़ के पास तो ये छत भी नहीं है प्रॉपर। देन एवरी हाउस होल्ड फिरोजाबाद बिल्कुल पावर्टी में लोग रहते हैं, गरीबी में लोग रहते हैं, अभी तक कुछ ज़्यादा बदला नहीं है ना। ईयर्स ऑफ हार्डशिप हैव किल्ड ऑल देयर होप्स, और इतने ज़्यादा अत्याचार उनके ऊपर हुए हैं आज तक कि जितनी भी उनकी आशाएं थी, जितने भी उनके सपने थे, वो सभी कुचले जा चुके हैं। नाउ ऑथर कुछ ग्रुप ऑफ यंग मैन से पूछती हैं कि आप क्यों नहीं एक संगठन की तरह इकट्ठे हो जाते हो, सब मिल के क्यों नहीं रहते हो, एकता में शक्ति रहती है ना। माचिस की कहानी दिखाती है, एक माचिस को तोड़ देते हैं, 11 माचिस को आप नहीं तोड़ पाओगे एक साथ, तो एक आप सब मिलजुल के क्यों नहीं रहते हो, सब मिल के आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो। तो इस पर यहाँ पर वो लड़के बोलते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाएंगे तो भी हमें जेल भेज दिया जाएगा, है ना, कोई भी इलीगल हमारे ऊपर चार्जेस लगा दिए जाएंगे, हमें पीटा जाएगा, और ये सारा काम पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, ये सब लोग मिलकर करते हैं। तो यहाँ पर ऑथर देखती है कि 2 विश्व हैं, है ना, 2 वर्ड्स हैं फिरोज़ाबाद के अंदर, एक तो इन गरीब और एक्सप्लॉइटेड लोगों का, और दूसरा साहूकार का, मिडिलमैन का, पॉलिटिशियन का, है ना, लॉ मेकर्स, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, जो कि ब्यूरोक्रेट्स मतलब नौकरशाही, IAS IPS, तो ये लोग का, और एक इन गरीब लोगों का। एंड ये जो नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिसमैन, साहूकार, ये सब एक विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में इनको फंसा के रखते हैं, है ना। विशियस मतलब नेवर एंडिंग साइकिल। एंड इस प्रकार का उन्होंने बर्डन क्रिएट कर दिया इन चाइल्ड के ऊपर कि बिल्कुल अब इनके पास और ज़्यादा ऑप्शंस रहे नहीं हैं। एंड टू डू समथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, है ना। तो इनको बचपन से कभी ऐसा सिखाया नहीं है कि आपको आवाज़ उठानी है, और इसीलिए सब लोग बस एक ही एक काम किए जाते हैं। लेकिन एमिट्स, है ना, इन सभी के बीचों बीच भी एक यहाँ पर ऑथर है, मतलब ऑथर बताती है कि मुकेश है जो कि अलग सोचता है, और उसके मन में आशाएं हैं, सपने हैं, वो चाहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने, और है ना, स्टिल हिज आई इज़ विलिंग टू डेयर। नाउ शी नो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर हिम, बट मुकेश डिटर्मिन लगता है, वो साहसी लगता है, और उसके अंदर वो जो सपना है वो अभी तक जागृत है कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा। तो इस प्रकार से चैप्टर ख़त्म होता है ना। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मुकेश और साहिब में आपको क्या अंतर दिखता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए, अभी अनअकैडमी पर यार एक बहुत ही कमाल का ऑफर चल रहा है, जहाँ पर आपको 20% का डिस्काउंट अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा। 22 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक ये ऑफ़र वैलिड है, और अगर आप यूज़ करते हैं कोड APPedia तो ये ऑफ़र आप अवेल कर पाएंगे, जहाँ पर भारत के टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, और एकदम मस्त वे में आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ से सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अनलॉक कोड है APPedia, जो कि अपने चैनल का नाम है, और लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट डज द राइटर मीन व्हेन शी सेज साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहती है।
तो यार देखो, सिंस साहिब अब टी स्टॉल पर काम करता है और उसको अब अपने मालिक की बात माननी पड़ेगी, है ना। अब जो केटली थी वो उसकी खुद की नहीं थी, जैसे पहले बैग तो उसका खुद का था। तो अब केटली बिलोंग्स टू हिज ओन मास्टर एंड नाउ ही हैज़ टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द मास्टर। सो इसलिए यहाँ पर पोएट मतलब हमारी ऑथर बोलती है कि साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। नेक्स्ट प्रश्न है अपनी स्क्रीन पर कि व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे। तो लॉस्ट स्प्रिंग टाइटल क्या आपको बताता है? तो देखो यार, स्प्रिंग जो रहती है वो सबसे सुहाना मौसम रहता है पूरे साल भर में, और ऐसे जो चाइल्डहुड रहता है वो भी सबसे गोल्डन डेज रहते हैं। तो ये जो बच्चे हैं फिरोज़ाबाद के और सीमापुरी के, इनका ये जो बचपन है ये कहीं ना कहीं खो रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो राइटर है उसने इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग्स रखा है ना, कि स्प्रिंग बेस्ट पार्ट और किसी भी इंसान की ज़िंदगी का बेस्ट पार्ट चाइल्डहुड, तो इन दोनों को कंपेयर किया गया है। देन वाई कुड द बेंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्स इनटू अ कोऑपरेटिव। क्यों अपने आप को कोऑपरेटिव नहीं बना पा रहे हैं, है ना? क्योंकि पहली बात तो एक जाल में फंसे हुए हैं, विशियस वेब में, जो कि साहूकार, मनी लेंडर्स, इन सब ने कर रखा है। और बाई चांस अगर ये से निकलने की कोशिश भी करते हैं तो इनको जेल में बंद कर दिया जाएगा, इनके ऊपर इलीगल चार्जेस लगाए जाएंगे, है ना, और इनको वापस से उस विशियल साइकिल ऑफ पॉवर्टी में धकेल दिया जाएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर हम देखें तो प्रश्न है कि व्हाट डज राइटर मीन व्हेन शी सेज साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो इसको हमने देख लिया था। इज़ इट पॉसिबल फॉर मुकेश टू रियलाइज हिज ड्रीम जस्टिफाई, है ना। तो बिल्कुल यार, मुकेश डिटर्मिंड है और वो अपने ड्रीम्स को रियलाइज़ कर सकता है। मेंशन करना है 2 प्रॉब्लम्स जो कि बेंगल सेलर्स फेस करते थे। पहली बात तो उनको डिंजी सेल में काम करना पड़ता था, और दूसरा कि वहाँ पर न लाइट होती थी न एयर होती थी, और इतनी ज़्यादा गर्म टेम्परेचर में वो काम करते थे कि कई बार उनकी आंखों की रोशनी भी चली जाया करती थी। देन नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आप आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, है ना। तो इसका आप आंसर देना कमेंट बॉक्स में। लॉन्ग आंसर प्रश्न अगर हम देखें तो बेंगल मेकर्स फिरोजाबाद मेक ब्यूटीफुल बेंगल्स एंड मेक एवरीवन हैप्पी, बट वो खुद लीव करते हैं एंड डाई इन स्क्वेलर। तो इसको एलेबरेट करना है अपने को। तो बिल्कुल यार सही स्टेटमेंट है ना। एलोबरेट मतलब इस स्टेटमेंट को आपको थोड़ा और बताना है अच्छे से अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। तो इस स्टोरी के अंदर हमें बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोज़ाबाद के बारे में बताया गया है, उनके कंसर्न्स के बारे में बताया गया है, उनको जो डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी होती है उसके बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। वर्किंग कंडीशन जो रहती है बहुत ज़्यादा मिजरेबल एंड पैथेटिक रहती है, एंड इस कारण कई बार उनकी आईसाइट भी ख़राब हो जाती है। जो फिरोज़ाबाद की स्टिंकिंग लेन्स है वो भी चौकड है गार्बेजेस से, एनिमल्स वहाँ पर घूमते रहते हैं, कोई डेवलपमेंट का साइन नहीं है ना। और इतनी ज़्यादा उनके ऊपर यातनाएं की गई हैं, माइंड नंबरिंग टॉयल्स हुए हैं कि उनसे उनकी जितनी भी होप्स एंड ड्रीम्स हैं वो सब किल हो चुके हैं। एंड वो एक परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, आप बोल सकते हो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में फंस चुके हैं। फॉर चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवर, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ टू द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी लीड। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लीजिएगा, लॉन्ग आंसर, और ये आपको इस पीपीटी में तो मिल ही जाएगा। कुछ एमसीक्यूज आपके लिए, ऑथर कौन है लॉस्ट स्प्रिंग के? तो अनीस जंग, ऑप्शन डी। देन इसको लिया गया एग्जर्प्ट मतलब छोटा सा टुकड़ा, तो ये लिया गया लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से। देन व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी, क्या एनालाइज करता है वो? पुअर चिल्ड्रन और उन पर हो रहे एक्सप्लॉयटेशन को। देन सेंट्रल थीम क्या है? तो पिटेबल पुअर चिल्ड्रन एंड उनकी लॉस्ट चाइल्डहुड, ऑप्शन ए। क्या फोर्स करता है चिल्ड्रन टू लिव द लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन? तो ये है एक्सट्रीम पॉवर्टी। अकॉर्डिंग टू ऑथर गार्बेज क्या था पेरेंट्स के लिए? तो पेरेंट्स से मीन्स ऑफ सर्वाइवल था। बच्चों के लिए तो क्या था? तो इट वॉज अ वंडर, ऑप्शन डी। देन साहिब क्या है? तो साहिब एक रैग पिकर है, ऑप्शन सी। देन साहिब किस चीज़ को ढूंढ रहा है? गोल्ड को ढूंढ रहा है। देन क्या साहिब हैप्पी है वर्किंग एट टी स्टॉल? तो नो, ही इज़ अर्निंग बट फ्रीडम नहीं, ऑप्शन डी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, सवाल या सुझाव हो तो ज़रूर से आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पिन कर रखा है। आपको इसका आंसर #ANS लिखकर अगले लाइन से स्टार्ट करना है। मैं आपके सभी आंसर्स को मॉनिटर करूंगा, कहीं कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको सुझाव दे दूंगा। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मैं और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस न हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। with